नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसए ऑनलाइन स्टडी पर। तो कैसे आप सभी दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज इस क्लास में जियोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जियोग्राफी का, हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन है नॉर्मन ई बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, ए बॉक्समैन या एस एन विनोग्रेड स्कॉय। तो दोस्तों, हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को। इन्होंने 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। कब की थी? 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। और यह एकमात्र कृषि वैज्ञानिक है जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये एकमात्र कृषि वैज्ञानिक है जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो आप इस बात को याद रखिएगा। जबकि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है एम एस स्वामीनाथन। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और हरित क्रांति के अंतर्गत सर्वप्रथम बोई गई फसल है गेहूं। हरित क्रांति के अंतर्गत प्रथम फसल है गेहूं। तो आप इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। और आप एक चीज़ को और याद रख सकते हैं कि हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था विलियम गॉड ने। विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉर्मन ई बोरलॉग, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी मणिपुर, सी मिजोरम या डी गोवा। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो आप इतनी सारी चीज़ों को याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इकोलॉजी सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? ए अर्नेस्ट हैकल, बी ओडम, सी टर्क एवं विट्स या डी अल्फ्रेड हेटनर। तो दोस्तों, इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी को हम कहते हैं पारिस्थितिकी। इकोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी है क्या? जब जीवों और भौतिक पर्यावरण के मध्य जो इंटरेक्शन होता है, जब उनकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जितने भी जीवधारी हैं और पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध होते हैं, इनके बीच इंटरेक्शन को की ही हम स्टडी इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इकोलॉजी सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था अर्नेस्ट हैकल ने। कब किया था? तो दोस्तों, इन्होंने 1969 में यह शब्द प्रस्तावित किया था। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सागरीय जल में मिलने वाला सबसे प्रमुख लवण कौन सा है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, बी है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, सी है आपका मैग्नीशियम सल्फेट या डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सागरीय जल में कौन सा लवण होता है? तो ये होता है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सागरीय जल में मिलने वाला सबसे प्रमुख लवण है। यानी कि सागरीय जल के खारेपन का कारण कौन है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के कारण ही जो सागर का पानी होता है वो खारा होता है। इसका फार्मूला होता है NaCl। NaCl इसका फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड का। और इसी को हम
नमक कहते हैं। साधारण भाषा में क्या कहते हैं? हम नमक कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है? ऑप्शन है पन्ना मध्य प्रदेश, बी गोलकुंडा कर्नाटक, या सी जयपुर राजस्थान, डी क्विलोन केरल। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है पन्ना में पाया जाता है। पन्ना मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक हीरा यहीं से निकाला जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा विंध्यक्रम की चट्टानों से भी निकाला जाता है दोस्तों। आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा, विंध्यक्रम की चट्टानों में भी हीरा पाया जाता है। अगर हीरे की बात करें तो यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है दोस्तों। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, सबसे शुद्ध रूप, और प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है। प्रकृति का सबसे कठोर तत्व हीरा है। यह अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। हीरा जो है वो अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। यह अधात्विक खनिज है। यह अधात्विक खनिज है और यह अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है दोस्तों? अवसादी चट्टानों से। अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर किस फसल की कृषि की जाती है? सर्वाधिक भाग पर किस फसल की कृषि की जाती है? ऑप्शन है गेहूं, बी चावल, सी बाजरा, या डी कपास। तो दोस्तों सर्वाधिक भाग पर चावल की खेती की जाती है। दोस्तों अगर हम राज्य में बात करें तो किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। और चावल किस प्रकार की फसल है दोस्तों? चावल किस प्रकार की फसल है? तो यह खरीफ फसल है। यह खरीफ फसल है, यानी कि जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में कटाई कर ली जाती है। उसको हम बोलते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल के लिए मानदंड क्या है? इसके लिए उच्च ताप व आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इसके लिए उच्च ताप व आर्द्रता की आवश्यकता होती है ना दोस्तों? तो इसको याद रखिएगा, उच्च ताप व आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी कर्नाटक। तो दोस्तों मसालों के बगीचे के नाम से जाना जाता है केरल को। केरल को मसालों के बगीचे के नाम से जाना जाता है क्योंकि केरल में मसालों का उत्पादन बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा लौंग, इलायची, काजू, नारियल का भी उत्पादन होता है। लौंग, इलायची, काजू और नारियल का भी उत्पादन केरल में सर्वाधिक मात्रा में होता है। इसी कारण से केरल को मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। मसालों का उत्पादन यहाँ क्यों होता है सर्वाधिक? क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ मसालों के उत्पादन के लिए अनुकूल है। यहाँ लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की जो मिट्टी है वो लेटेराइट है, जो कि मसालों की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी अहमदाबाद, सी देहरादून, या डी शिमला। तो दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है शिमला में। शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है। तो आपसे राज्य भी पूछा जा सकता है या शहर भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो आप दोनों चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़तेंगे। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र सबसे अधिक समृद्ध है? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार, या छोटा नागपुर का पठार? ठीक है, तो खनिज पदार्थों की दृष्टि से सबसे समृद्ध क्षेत्र है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर को पठार को हम भारतीय खनिज का हृदय स्थल भी कहते हैं।
भारतीय खनिज का हृदय स्थल भी इसको कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत से खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? लोहा पाया जाता है यहाँ, और क्या, कोयला पाया जाता है, क्रोमियम, मैग्नीज, निकिल, ये सभी इसके फार्मूले हैं। क्रोमियम, मैग्नीज, निकिल, बॉक्साइट और सीसा, जस्ता, ये सभी खनिज यहाँ पाए जाते हैं। इसी कारण से इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल भी कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को। तो आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली बात यह है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है, दोस्तों, पारसनाथ। पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी है इसकी। तो आप जितने भी पठार और पर्वत पढ़ते हैं तो आप उन सभी की ऊंची चोटी के नाम भी आपको ज्ञात होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? तो ऑप्शन है ए पश्चिमी घाट, बी उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, सी आंध्र तटीय क्षेत्र, या डी चंबल घाटी। तो दोस्तों मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है चंबल घाटी में। चंबल घाटी यानी कि चंबल घाटी में चंबल की नदी प्रवाहित होती है। चंबल की नदी का उद्गम होता है मालवा के पठार से इसका उद्गम होता है। तो चंबल घाटी में मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है। आप लोग जानते ही हैं कि चंबल घाटी में पहले डाकू रहते थे, क्योंकि ये बहुत ही बीहड़ क्षेत्र है, बहुत ही घना क्षेत्र है, और यहाँ की मिट्टियों में अपरदन बहुत ही अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंदन और सैगोन के वृक्ष सबसे अधिक किस पहाड़ी में पाए जाते हैं? ए पालनी पहाड़ियाँ, बी अन्नामलाई पहाड़ियाँ, सी नीलगिरी पहाड़ियाँ, या डी सेवराय पहाड़ियाँ। तो दोस्तों चंदन और सैगोन के वृक्ष सबसे अधिक नीलगिरी पहाड़ी में पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ी में चंदन और सैगोन के वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगर नीलगिरी पहाड़ी की बात की जाए तो ये किन किन राज्यों में अवस्थित है? तो यह तमिलनाडु में है, 3 राज्यों में अवस्थित है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। यह 3 राज्यों में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम, जैसे कि मैंने अभी कहा है कि जितने भी पहाड़ी आप देखते हैं तो उनकी ऊंची चोटी का नाम आपको पता होना चाहिए। तो इनकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? इनकी ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। डोडा बेटा इसकी ऊंची चोटी का नाम है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है ए झरिया, बी रानीगंज, सी खेतड़ी, या डी नेवेली। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम कोयला का उत्खनन किया गया था रानीगंज में। रानीगंज में सर्वप्रथम कोयला के उत्खनन का कार्य किया गया था। अगर रानीगंज की बात करें तो यह कहाँ है आपका? ये है आपका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में यह स्थित है, और देश का 35% कोयला का उत्पादन यहीं होता है, रानीगंज से होता है। देश का 35% कोयला का उत्पादन आपका रानीगंज से होता है। अगर रानीगंज की बात करें तो यह दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यह दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जितने भी कोयले हैं वे नदी घाटी में पाए जाते हैं। जैसे कि रानीगंज दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत आता है ना। तो जितने भी कोयले हैं वे सभी नदी घाटी में पाए जाते हैं, और यह जो कोयला है वो प्रायद्वीपीय भारत में ही पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में ही पाया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत किसको कहा जाता है? जैसे कि ये भारत का नक्शा है ना। तो ये दक्षिण वाला जो हिस्सा है, ये जो दक्षिण वाला हिस्सा है, मध्य से लेकर ये जो दक्षिण का जो पूरा हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ही कोयला पाया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन। अंतरिक्ष अनुसंधान, बी है मत्स्य पालन, सी है नील की खेती, या इनमें से सभी। तो दोस्तों नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन से
संबंधित है, यानी कि मछली के पालन से नीली क्रांति संबंधित है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। कौन सी मृदा भारत की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है, यानी कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है? ऑप्शन है ए जलोढ़ मिट्टी, बी लाल, सी काली मिट्टी, डी मरुस्थलीय मिट्टी। तो दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और इसका विस्तार कहाँ का है? इसका विस्तार है, पहला है, इसके दो जगह है विस्तार। एक है उत्तर भारत का मैदान, मुख्य रूप से पाया जाता है उत्तर भारत का मैदान, और दूसरा है आपका तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में। तो ये दोनों जगह पाए जाते हैं आपके जलोढ़ मृदा, और सर्वाधिक 43.7% क्षेत्रफल पर यह विस्तृत है। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर बात की जाए इसके दूसरा नाम क्या है, जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है, काली मिट्टी का भी पूछा जाता है, लाल मिट्टी का भी पूछा जाता है। तो जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? तो इसको बोला जाता है कछारी या काप मिट्टी, कछारी मिट्टी या तो काप मिट्टी, ये दोनों ही इसका दूसरा नाम है, ठीक है। इसके ही नाम है आपके जलोढ़ मिट्टी के। तो आप इसको इस चीज को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? ट्विन मिनरल्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए तांबा टीन, बी लोहा कोयला, सी सीसा जस्ता, या डी सोना चांदी। तो दोस्तों जुड़वा खनिज कहा जाता है आपका, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ सीसा पाया जाता है वहाँ जस्ता भी पाया जाता है। ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं, इसी कारण इसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। अगर बात की जाए सीसे जस्ते की, तो यह कहाँ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसकी खदान की बात कर लेते हैं कि यह उदयपुर जिले में जावर की खान, यह सीसे जस्ते की सबसे बड़ी खान है। उदयपुर जिले में पाया जाता है यह। उदयपुर जिला कहाँ है आपका? उदयपुर कहाँ है आपका? राजस्थान। उदयपुर कहाँ है आपका? राजस्थान। और उदयपुर में है आपका जावर। तो जावर की खान क्या है? सीसे जस्ते की सबसे बड़ी खान है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर भंडारण में बात की जाए तो उड़ीसा प्रथम स्थान पर है, उड़ीसा प्रथम स्थान पर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ऑप्शन है ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, या डी बृहस्पति। तो दोस्तों पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, सबसे निकट है यह, सबसे नज़दीक है यह, और आकार में समान है, लगभग समान है, आकार में लगभग समान है। इन दोनों विशेषताओं के कारण इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली बात और है, आप नोट कर लीजिए कि जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य का पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं सूर्य का। जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह नहीं, अधिकांश ग्रह है ना। लेकिन शुक्र जो है वह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य का चक्कर लगाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसमें दिग्भ्रमित न होइएगा, ठीक है। शुक्र और इसके अलावा एक और ग्रह है अरुण, ये दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं सूर्य का। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जबकि बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है आप सभी को? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन है घाघरा, कोसी, चंबल, या यमुना। तो दोस्तों इन तीनों जलाशयों का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है, चंबल नदी पर किया गया है। चंबल मालवा पठार से निकलते हैं, यानी कि यह एमपी से निकलती है, यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है। और जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर ये तीनों एमपी में ही बनाए गए हैं,
एमपी में ही बनाए गए हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है। नवीन जलोढ़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? देखिए, जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं खादर और एक होते हैं आपकी बांगर। तो दोस्तों, जो खादर जलोढ़ मृदा है, जो जलोढ़ मृदा का पहला प्रकार है खादर मिट्टी, इसको हम नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। जबकि बांगर को हम पुरानी मृदा कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं नवीन जलोढ़ मृदा? क्योंकि नदी के आसपास या बाढ़ के क्षेत्र की मिट्टी को हम नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं, क्योंकि ये हर साल नई हो जाती है, इसी कारण से इसे नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये नदी के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। जबकि बांगर इसको क्यों पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं? क्योंकि नदी से दूर होते हैं, नदी से दूर ऊंचे क्षेत्र की मिट्टी को, नदी से दूर ऊंचे क्षेत्र की जलोढ़ मृदा को हम बांगर कहते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो नवीन जलोढ़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? खादर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय है, यानी कि पोर्ट है या बंदरगाह? यानी कि कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित बंदरगाह कौन सा है? तो कोच्चि आपका प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि केरल में स्थित है, कांडला जो कि गुजरात में स्थित है, और कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में। ये तीनों प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि चेन्नई जो है ये आपका कृत्रिम बंदरगाह है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, यह सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है, प्राचीन है, यह सबसे प्राचीन है। एग्जाम में पूछा जाता है, चेन्नई बंदरगाह सबसे प्राचीन है और यह खुला सागरीय बंदरगाह है, खुला सागरीय बंदरगाह। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा आप एक चीज़ को और याद रख सकते हैं कि यह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है। चूँकि यह चेन्नई बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो यह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है, बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। टोटल अगर बंदरगाह की बात की जाए तो 13 बड़े बंदरगाह हैं, जबकि 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। आप इसको बस याद रखिएगा, 13 बड़े बंदरगाह हैं भारत में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। जबकि यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है ना? सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो यह मुंबई है। मुंबई आपका सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, मुंबई में स्थित है। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है ए सतपुड़ा, बी अरावली, सी पश्चिमी घाट या डी पूर्वी घाट। तो दोस्तों, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो यह ताप्ती नदी के मुहाने से, यानी कि जो कि गुजरात में स्थित है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर यह स्थित है कन्याकुमारी तक, दक्षिण में कन्याकुमारी तक यह विस्तृत है। इसका विस्तार कितने किलोमीटर तक है? तो यह 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। ठीक है, तो सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हिमालय के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। हिमालय के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और लेकिन लगेगा, पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे लंबा पर्वत है। क्योंकि हिमालय पूरी तरह से भारत में स्थित नहीं है, तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे लंबा पर्वत, तो वो होगा आपका पश्चिमी घाट। तो पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे लंबा पर्वत, सबसे लंबा पर्वत। ठीक है, तो ये आपका सह्याद्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जो कि हिमालय में स्थित है। आप तो जानते ही हैं,
इसकी लंबाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट की लंबाई जान लेते हैं, उसके बाद हम दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी की लंबाई जानेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको आप याद रखिएगा। तो इसकी लंबाई है आपका 2848 मीटर, 2848 मीटर इसकी लंबाई है। जबकि दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी माउंट एवरेस्ट के बाद है K2 या गार्डविन ऑस्टिन, इसकी लंबाई है आपकी 8611 मीटर। ठीक है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई है इसकी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों K2 गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एसएससी और आरबी ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ही आप इसे याद रखिएगा। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों के बीच से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच में प्रवाहित होने वाली नदी है आपकी ऑप्शन गोदावरी, बी चंबल, सी नर्मदा या डी ताप्ती। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नर्मदा। नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपके सतपुड़ा पर्वत है और एमपी में सतपुड़ा पर्वत है और विंध्य पर्वत है। तो दोस्तों इसके मध्य में है, आपके मध्य में प्रवाहित होती है नर्मदा नदी, और यह कहाँ गिरती है? तो यह अरब सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, तो सतपुड़ा के उत्तर में है आपका नर्मदा नदी और नर्मदा नदी के उत्तर में है आपका विंध्य पर्वत। ठीक है, आइए इसको उद्गम जान लेते हैं हम। उद्गम कहाँ होता है? इसका उद्गम होता है सतपुड़ा पर्वत में 3 पहाड़ी है। सतपुड़ा पर्वत में 3 पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं आइए जान लेते हैं। राजपीपला, महादेव और मैकाल। तो सतपुड़ा पर्वत में 3 पहाड़ियाँ हैं, राजपीपला, महादेव और मैकाल। तो मैकाल के सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, तो ये अमरकंटक चोटी से यह निकलती है। मैकाल के अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, और नर्मदा नदी के बारे में थोड़ी बहुत बातें और जान लेते हैं। यह 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से राज्य में? एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एमएच और गुजरात जी। तो तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में होती है? तो एमपी में इसकी सर्वाधिक लंबाई है। ठीक है, चलिए, और यह कहाँ मुहाना बनाती है, यानी कि कहाँ जल गिराती है? तो एक खंभात की खाड़ी के पास। ठीक है, खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, गुजरात में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं निकलती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको जवाब आसानी से दे सकते हैं। केन, सोन, बेतवा या चंबल? तो दोस्तों यमुना से जो नदी मिलती है वे हैं आपके केन, बेतवा, चंबल और एक नदी और है सिंध। तो 4 नदी आपकी यमुना से मिल जाती है। जबकि सोन नदी आपकी यमुना में नहीं मिलती, ये गंगा में मिलती है। गंगा में कहाँ मिलती है? तो यह पटना के समीप मिलती है। तो यह पटना के समीप गंगा से मिल जाती है। ठीक है, पटना के समीप गंगा से मिल जाती है। सोन नदी का उद्गम कहाँ है? तो यह अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है और पटना के समीप गंगा से यह मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर यमुना की बात करें तो यमुना आपकी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। और यमुना गंगा में कहाँ पर मिल जाती है? तो यह प्रयागराज में मिल जाती है। इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज कहते हैं हम इलाहाबाद को अब। तो आप इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस देश से मकर रेखा गुजरती है? ऑप्शन है ए स्वाजीलैंड, बी बोत्सवाना, सी जिम्बाब्वे या डी जाम्बिया। ये चारों देश अफ्रीकी महाद्वीप के देश हैं।
तो दोस्तों मकर रेखा आइए थोड़ी बहुत जान लेते हैं। ये आपका पृथ्वी है, तो 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। 0 डिग्री को हम बोलते हैं विषुवत रेखा। यह 0 डिग्री जो कि बीचों बीच पृथ्वी के मध्य में स्थित होता है। पृथ्वी एकदम गोल नहीं बना है मेरे साथ, तो ये गोल है पृथ्वी, ठीक है। तो 0 डिग्री पर स्थित होता है विषुवत रेखा, या इसको बोलते हैं इक्वेटर या बोलते हैं भूमध्य रेखा। जबकि इसके दक्षिण में स्थित होता है मकर रेखा। इसके दक्षिण में होता है मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश में होते हैं, जबकि इसके उत्तर में होता है आपका मकर रेखा। ये भी आपका 23.5 डिग्री अक्षांश में होता है। ये कर्क रेखा है जो कि उत्तर में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, जबकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है। ये है आपका मकर रेखा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मकर रेखा किस देश से गुजरती है? तो आप एक चीज याद रखिएगा कि अफ्रीकी महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीकी महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, मकर रेखा गुजरती है बोत्सवाना से। बोत्सवाना से मकर रेखा गुजरती है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन है ए कोयला, बी कोयना, बी पापनासम, सी खोपोली या डी सी समुद्रम। तो दोस्तों 1902 में भारत की पहली जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी सी समुद्रम में। उदयपुर की जावर खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? ए लौह अयस्क, बी जिंक या जस्ता, सी अभ्रक या डी मैग्नीज। तो दोस्तों हमने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चंस में ही पढ़ा है कि उदयपुर की जावर खाने जिंक, जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा किससे होती है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, स्थलीय एवं सागरीय समीर या बंगाल की खाड़ी के तूफानों से। तो दोस्तों तमिलनाडु के तटीय भागों में ठंड में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। चूँकि यह उत्तर और पूर्वी दिशाओं से आती है, इसी कारण से इसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। तो उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी उत्तर पूर्वी दिशा से आती है और बंगाल की खाड़ी समुद्र से नमी ग्रहण कर लेती है और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर टकराती है और वर्षा कर देती है। तो इसी कारण से वहाँ ठंड के दिनों में भी वर्षा होती है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासेराम गांव किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मेघालय, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर या डी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मासेराम स्थित है आपका मेघालय में। मेघालय में खासी पहाड़ी में यह स्थित है। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तो यह खासी पहाड़ी में स्थित है मासेराम गांव, और मासेराम गांव किस मेघालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यहाँ वर्षा कितनी होती है? वर्षा होती है 1080 सेंटीमीटर से भी अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है। 1080 सेंटीमीटर से भी अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है। तो यह विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन्य महोत्सव के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी या आचार्य विनोबा भावे। तो दोस्तों उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री थे के एम मुंशी। इन्हें वन्य महोत्सव का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1960 के दशक में वन महोत्सव आंदोलन चलाया था। ये उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री थे, तो इसी कारण से इन्हें वन महोत्सव के जन्मदाता कहा जाते हैं के एम मुंशी को, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम अब समाप्त करते हैं।
और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।